हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में जिसमें कि हमने आपको बताया था कि डीबीएमएस का हम एमसीक्यू सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले के वीडियो में मैंने आपको डीबीएमएस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आपको बस इस चैनल पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको ये बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का एक प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको डीबीएमएस का ये वीडियो मिल जाएगा। उससे पहले मैंने ओप्स विद सी प्लस प्लस का एमसीक्यू सीरीज़ करा रखा है। तो उससे थोड़ा पीछे जाओगे तो फिर इनहेरिटेंस का करा रखा है, मैंने लॉजिक गेट्स का करा रखा है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में पूरा करा रखा है। उसके बाद मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम के भी मैंने एमसीक्यू से जो कंप्यूटर में हाल में ही पूछे गए थे, राजस्थान के थे और वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के थे, उनका भी मैंने करा रखा है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का भी मैंने पूरा एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे करा रखा है। बाकी कुछ कंप्यूटर के एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म वाले जो सेक्शन हैं उनको भी मैंने यहाँ पे करा रखा है। तो इसमें मैंने बस एक ही पार्ट कराया था फुल फॉर्म में। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 पार्ट इसका और लाऊँ, क्योंकि इसमें मैंने अभी भी बहुत सारे टर्म हैं जो कि मैंने नहीं कराया है। तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें जाके आप कंप्यूटर साइंस का जो भी वीडियो है उसको आप आराम से वॉच कर सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा वो मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, जिसका अगर आप अच्छे से पूरा एमसीक्यू कर लेते हो तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पे डीबीएमएस की। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूजर पेज जो बनना चाहिए था, जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उतना आउटपुट मुझे मिल नहीं रहा है अभी तक, जिस वजह से मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तभी मैं वीडियो को कंटिन्यू बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अगर आपको लगता है इम्प्रूव की ज़रूरत है, कुछ और आपको ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसमें अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पे बात करूँगा, बीच-बीच में जो भी थोड़ी बहुत बातें होगी वो होती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डाटाबेस अप्रोच। डाटाबेस से रिलेटेड मैंने जो भी यहाँ पे जो बेसिक था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा रखा है। तो मैंने जो आपको बताया था वो बस आपको देखना है, उसके बाद आपको इस वीडियो पे आना है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जहाँ मुझे जो लगेगा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है वो मैं वहाँ पे डालूंगा। तो चलिए यहाँ पे ये आपको वर्ड को गौर करना है, नॉट लगा हुआ है, नॉट एडवांटेज। यानी कि अगर आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं या कैंडिडेट होते हैं जो कि नॉट वर्ड को देखते ही नहीं और सीधे एडवांटेज पकड़ लेते हैं, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पे नॉट एडवांटेज, तो ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों दिख रहा है, ये तीनों एडवांटेज ही हैं। तो यानी कि इंक्रीज सिक्योरिटी, एलिमिनेशन, डाटा रिडंडेंसी, एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डाटा, ये सारे एडवांटेज ही हैं। तो यहाँ पे नॉट की बात कर रही है तो नॉट तो कोई होगा नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोज ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो ये हो जाएगा टपल्स। इन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ रिलेशनशिप डाटाबेस दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर that organizes the information about a single topic into rows and column। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेबल, क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम की बात की जा रही है तो इसका आंसर टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल्स, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। कैन डू मोर देन अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। ये है इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर द मैनेजिंग डाटा इन सिंगल फाइल, नो, ये मल्टीपल फाइल में हम इस प्रोग्राम को रखते हैं, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ, बहुत लोगों को है जो उनको थोड़ा क्वालिटी कम दिखता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा मैं क्वेश्चन को जूम रखता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ डाटाबेस आर। यहाँ पे आपको कंटिन्यू डाटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे, तो वो आपको बस ध्यान से देखना है और आपको आंसर को पकड़ना है।
यहाँ पे एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। एक कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू अ कॉमन पूल ऑफ डाटा रिकॉर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। डाटा स्टोर्ड इन डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट, ये भी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ डीबीएमएस आर, द प्राइमरी गोल डीबीएमएस क्या होता है? प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट that is congenial to user, store the information, retrieve information, ये सारा DBMS का ही प्राइमरी गोल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ गुड कैंडिडेट फॉर अ प्राइमरी की इन डाटाबेस वुड बी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे गुड कैंडिडेट प्राइमरी की का क्या हो जाएगा? प्राइमरी की आपको जैसा कि पता है कि हमेशा यूनिक होता है, यानी कि वो हमेशा यूनिक ही होगा। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में कौन सा प्राइमरी की हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट आईडी जो कि मैंने आपको बताया था, आईडी को आप प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। द डैश डाटाबेस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस स्ट्रक्चर, तो क्या मोस्ट वाइडली यूज होता है? तो आप इन सबको अगर ऑप्शन को गौर से पढ़ो तो आपको रिलेशनल वर्ड दिख रहा है, तो यही मोस्ट वाइडली यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताया गया है जो जैसे कि कोर्स है, कोर्स यहाँ पे है, कोर्स के अंदर है कोर्स आईडी, सेक्शन सेक ID and semester. Here the course ID, sec ID and semester are dash and course is dash. तो यहाँ पे आपको पता है course ID से section ID ये क्या है? ये सारे जो हैं ये attribute हैं, and semester and semester are क्या हो जाएगा? relation and course नहीं, एक सेकेंड। Here is the course ID and section ID and semester are, ये सारे क्या हैं? ये सब attribute हैं। और उसके बाद एंड कोर्स इज अ रिलेशन, यहाँ पे कोर्स एक रिलेशन का काम कर रहा है और ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट में आपका जो अलग अलग जो डिफरेंट आता है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये सब वगैरह वो हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इन रिलेशनल database model, after conceptually designing your database, the information content in single class would be stored in a, ये हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेंट सिंगल क्लास वुड बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस फील्ड प्रॉपर्टी टेबल, तो यहाँ पे इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा टेबल। चलिए नेक्स्ट। इन द रिलेशनल मॉडल्स कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टपल्स यानी कि रो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डैश इन टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज को रिलेशनशिप, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा की। अ की इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि आंसर की हो जाएगा। की वही हो गया प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, जो मैं आपको बता रखा है उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक अब यहाँ पे आ गया नॉर्मलाइजेशन से, यानी कि फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसी एनएफ, फोर्थ एनएफ, फाइव एनएफ, इस तरह के इसमें एनएफ डीबीएमएस में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिटेल में भी घुस के नहीं पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट एनएफ वाज डिफाइंड टू डिसअलाउ, डिसअलाउ किसको करता है? फर्स्ट एनएफ डिसअलाउ करता है, यहाँ पे वाज डिफाइंड टू डिसअलाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसको ये डिसअलाउ करता है, क्योंकि फर्स्ट एनएफ जो होता है कभी भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को अलाउ नहीं करता है, ओनली यहाँ पे सिंगल वैल्यू होता है। फर्स्ट है तो आपको सिंगल वैल्यू ध्यान रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको टर्म आएगी वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एनएफ, एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डाटाबेस। तो यहाँ पे थर्ड एनएफ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, और यहाँ पे मान लीजिए अगर एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए मान लीजिए ए जो टेबल है वो बी जो टेबल है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, और सी जो टेबल है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप इस तरह से अगर करो ए यहाँ पे बी और ये हो गया यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ए जो है यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और ये जो बी और सी है ये नन प्राइम है। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, बी हमेशा डी पे डिपेंड करेगा, सी
बी पे डिपेंड करेगा। तो ऑटोमेटिक है कि सी को जो यहाँ पे फायदा होगा वो बी की वजह से होगा और बी को जो होगा वो ए की वजह से होगा। तो यानी कि सी को इनडायरेक्टली ए से फायदा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे होगा। और ये जितने भी आप नॉर्मल फॉर्म आएंगे उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अगर सेकेंड एनएफ है तो वो फर्स्ट पे डिपेंड करेगा, थर्ड है तो वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे करेगा, बीसी एनएफ है तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पे, इस तरह से वो करता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A primary key of a primary key if combined with a foreign key create, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता रखा है। एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन दैट रेफरेंस द प्राइमरी की, रेफरेंसेस द प्राइमरी की, ये वर्ड आपको जैसे ही मिले आप आंख मूंद के फॉरेन की के साथ जा सकते हो। ऑफ द अनदर रिलेशन इज नोन एज फॉरेन की। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। ये 16 नंबर था, अब 17 नंबर पे चलेंगे। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यहाँ पे फिर आ गया प्राइमरी की का मैचिंग द अनदर टेबल, तो ये फिर से फॉरेन की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इन अ रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड, ये हो जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछले के वीडियो में ये भी बता रखा है। रिकॉर्ड, टपल्स, कार्डिनैलिटी और रो, ये चारों एक ही टर्म होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन अ रिलेशनल डाटाबेस। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड इज कॉल्ड, अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट मोर देन वन फील्ड कंपोजिट की, ये सब मैंने आपको बता रखा है। इन रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज, रिलेशंस को क्या हम टर्म करेंगे, ये भी मैंने आपको बता रखा है, टेबल्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। रिलेशन इज इन 2NF एंड 3NF फॉर्म्स देन, तो ये आपको यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, यही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान, इसी से इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ये जो है ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये दोनों ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये जो है ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। और ये जो है ये यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट है और ये दोनों यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो वही यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर अगला फॉर्म जो होगा वो पिछले पे डिपेंड करेगा। तो वही है यहाँ पे, इफ रिलेशन इन 2NF एंड 3NF फॉर्म्स देन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस को अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था वही यहाँ पे उसका यहाँ पे उल्टा दिया गया है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली इंडिपेंडेंट टू ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। द एंड ऑफ एन एसक्यूएल कमांड इज डिनोटेड बाय, एंड ऑफ एसक्यूएल कमांड इज डिनोटेड बाय, जब भी आप एसक्यूएल में कोई कमांड लिखते हो तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलम का यूज करना है, यानी कि इस वाले सिंबल यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसका यूज करना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसक्यूएल यहाँ पे आपका एंटर हो चुका है, एसक्यूएल से क्वेश्चन भी। इन अ डाटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ये फील्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, बीपीएससी में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, इस तरह का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों में तो आपको हर क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा उसका आंसर ऑल ऑफ अबव ही हो। जैसे यहाँ पे इसके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ो, इन एन इंडेक्स्ड फील्ड यू मे और मे नॉट डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग्स, इंडेक्स्ड फील्ड में यू मे और मे नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करो बाकी ऑप्शन की, फॉरेन की फील्ड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट की, ये फॉरेन की हमेशा डुप्लीकेट की को अलाउ करता है और ये फॉरेन की नल भी होता है। प्राइमरी की फील्ड यू कैन इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, कभी नहीं, आप ना प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को इंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डीबीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंप्यूटर साइंस में आता ही आता है। इससे आपको 7 से 8 सवाल डीबीएमएस एसक्यूएल से आपको 7 से 8 सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है।
यहाँ पे आपको SCERT और NCERT में बहुत सारे लोग अब तक कंफ्यूज हैं, तो वो सब कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि SCERT बात करें, NCERT की बात करें, DBMS हर किसी में है और आना ही आना है। और अभी जो हाल में KVS का एग्जाम हुआ था उसमें भी DBMS से काफ़ी अच्छे खासे सवाल दिखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे आ जा रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज। एडवांटेज क्या होता है? डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। A DBMS query language is designed to, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोर्ट एंड यूजर हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड, ये ठीक है। सपोर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है। स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ रिलेशन इज इन 2NF देन, अगर 2NF में है तो क्या होगा? तो 2NF में सबसे पहले आपको बात ये करनी है कि ये 2NF जब भी होगा तो वो फर्स्ट NF में होना चाहिए। दूसरी बात, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ओनली फुल डिपेंडेंसी होगी। नो पार्शियल डिपेंडेंसी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंड, यहाँ AB है और ये जो है ये C पे, ये C जो है ये AB पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 टेबल है तो यहाँ पे AB जो यहाँ पे टेबल है और C जो टेबल है, ये C जो है ये डायरेक्ट AB पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे A अलग मतलब A अलग से इस पे डिपेंड करेगा C पे, या C अलग से A पे करेगा और B अलग से करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, यहाँ पे ओनली फुल डिपेंडेंसी होगा। तो वही कहने का मतलब है। तो इस अगर आप ऑप्शन में जाओगे 27 नंबर में, तो यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन पर हो, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट, जो कि मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑन ईच रिलेशन की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अ फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आर, अभी भी मैंने बात किया नो पार्शियल डिपेंडेंसी यानी कि सेकंड NF। चलिए, which is one function of data DBMS, which is one function of DBMS। तो यहाँ पे इसका अगर आप राइट आंसर देखो तो प्रिवेंटिंग एरर्स अराइजिंग while enabling multiple simultaneous user, यही इसका वन फंक्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ सिस्टम कैन इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देन दिस इंश्योर दैट, ये क्या इंश्योर करेगा? सिस्टम कैन इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देन दिस इंश्योर दैट अ फॉरेन की एट्रीब्यूट इन रिकॉर्ड, यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर आप 4 को रीड करो, अ फॉरेन की एट्रीब्यूट इन रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर्स टू अनदर रिकॉर्ड विच नॉट कंटेन नल्स, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं सब ऑप्शन को बड़ा बड़ा ऑप्शन को अगर मैं रीड करता चलूंगा तो होगा क्या, जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और पता चलेगा मैं बहुत कम ही क्वेश्चन अब तक करा पाया हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम को बस अब मुश्किल से 25 दिन बचे हैं। तो ऐसा अब संभव नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। मुझे जहाँ लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं वहीं पे करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। गलत आंसर को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है आपके टाइम में। आप जितना MCQ करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। और बाकी आप ये पता है कि आपको ये बुक आर्यहंत का जो PGT बुक है, मैं उससे ये सारा MCQ सीरीज करा रहा हूँ। बाकी भी मुझे अदर बुक का रेफरेंस मुझे जहाँ लगेगा देना है, मैं आपको कोशिश करूँगा 10 तारीख तक जो भी है मैं आपको करा दूँ, ताकि आप बाकी के दिनों में इसका प्रैक्टिस करो। वीडियो को आपको बार बार देखना होगा, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। या तो फिर आप वीडियो देख के उसका साथ साथ कुछ नोट्स बना लो, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे बोलता हूँ, ताकि आपको वो नोट्स एग्जाम के टाइम में फ़ायदा करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, तो ये इसका हो जाएगा सेपरेट फाइल्स। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, in a large DBMS, तो यहाँ पे each sub schema contains every field in the logical schema, ये राइट आंसर है। each user can access every sub schema, ये भी ठीक है। each user can see only a small part of entire database, ये भी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। when using a database management system, the first thing that we must do is to क्रिएटेड डाटाबेस फाइल, ये इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट थिंग जो होगा वो क्रिएटेड डाटाबेस फाइल। नेक्स्ट चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो आप इन तीनों अगर स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो ये तीनों राइट है। जैसे प्राइमरी की है, यूनिक की बात की जा रही है, फॉरेन किया गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये भी ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ हाईली नॉर्मलाइज्ड टेबल इज क्वेरीज में रिक्वायर्ड मैनी टाइमिंग कंज्यूमिंग ये भी ठीक है। यहाँ अगर आप देखो नल रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट इन टेबल ये गलत है। ये नल जो है ये स्पेस को रिड्यूस नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कार्डिनैलिटी ऑफ ए रिलेशन मीन्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे कार्डिनैलिटी, ये क्वेश्चन पहले भी हालांकि आ चुका है। तो यहाँ पे जब कार्डिनैलिटी हो, हर चीज का चार टर्म है, कार्डिनैलिटी हो, टपल्स हो, रिकॉर्ड हो, ये सब जो है ये रो ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा चेंजेज, टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा। तो यहाँ पे 36 नंबर का हो जाएगा, डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा हो जाएगा, ये रोल बैक से होता है, डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा। तो अब आपको यहाँ होगा ये रोल बैक क्या है, कमिट क्या है, सेव पॉइंट क्या है, लॉक क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जैसा कि एसक्यूएल स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट होते हैं नॉर्मली। पहला होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि इसे डीडीएल कहा जाता है। इसके अंदर 4 कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रूंकेट। ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, ये आप गांठ बांध के रख लो। आपको 80 नंबर में ये यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से ये पूछ देगा। जो इंसर्ट किसका है तो डीएमएल का है, ग्रांट किसका है तो इसका है। ये पूछ देगा कौन सा डीडीएल का कमांड है, कौन सा डीसीएल का कमांड है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ डीडीएल के यहाँ पे जैसे कि कमांड है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रूंकेट। 5 कमांड है। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि 3 कमांड है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, ग्रांट, रिवोक, इसके 2 कमांड है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक एंड सेट ट्रांजैक्शन, इसके यहाँ पे 4 कमांड है। तो इन सब कमांड का कुछ अलग अलग यूज है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट से आपको पता होगा क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम से रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट से इंसर्ट, अपडेट से अपडेट, डिलीट से डिलीट। बाकी अल्टर, ड्रॉप ये सब जो वगैरह जो आपको थोड़े अलग दिख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं वहाँ पे आपको समझाता चलूंगा। तो चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे रोल बैक आया था, ये रोल बैक कहाँ था, ये रोल बैक यहाँ पे आपको दिखा होगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ उसका जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल होता है, जो हम जैसे फॉर्म भरते हैं या कोई शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम काम करता है, वहाँ पे ये सारे कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन, टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डाटा चेंजेज, तो ये रोल बैक होता है। अब यहाँ पे ट्रूंकेट आ गया। ट्रूंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज, तो ये यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया था डीडीएल, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डीडीएल और ट्रूंकेट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्रूंकेट जो है वो डीडीएल का कमांड है। चलिए आगे चलते हैं। इन एसक्यूएल क्रिएट टेबल इज यूज्ड, क्रिएट टेबल इज यूज्ड क्या हो जाएगा, टू क्रिएट अ टेबल डिफाइनिंग इट्स कॉलम इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड स्टोरेज एलोकेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, डाटा यानी डाटा मैनिपुलेशन यानी डीएमएल की बात की जा रही है। तो डीएमएल जैसे ही आया तो वहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो अपडेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। रिवोक नाम का कोई यहाँ पे कीवर्ड नहीं होता है, रीनेम होता है, ग्रांट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डाटा इन डाटा टेबल, तो यहाँ पे जैसे कि आ गया कौन सा है जो कि डाटा को चेंज करता है, तो ये अपडेट करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। विच कमांड इज यूज्ड टू रीडिफाइन अ कॉलम ऑफ टेबल इन एसक्यूएल, रीडिफाइन कौन सा करता है, तो रीडिफाइन करता है अल्टर। अल्टर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टर जो था, यहाँ पे अल्टर जो है वो डीडीएल का कमांड है और ये करता क्या है, ये रीडिफाइन करता है कॉलम को। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट का कौन सा टाइप नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ऐसा कोई हमने आपको यहाँ पे बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन है नहीं, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और यूजर बेस बनाए, तभी इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू रख पाऊंगा और आप लोगों को मैं इस तरह के जो भी कंटेंट हैं इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए ला पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। DCL क्या होता है? आई यूज्ड टू मैनेज यूजर एक्सेस टू डाटाबेस। ये इसका राइट आंसर है, यूज्ड टू मैनेज यूजर एक्सेस टू डाटाबेस, DCL यहाँ पे था। DCL ये DCL यहाँ पे ग्रांट रिवो, तो ये क्या था? यूज टू मैनेज यूजर एक्सेस टू डाटाबेस, इसका यूज होता है। चलिए, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज ऑफ टेबल डैश स्टेटमेंट इज यूज। एग्जिस्टिंग रोज को रो को अगर हमको मॉडिफाई करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? तो ये यहाँ पर भी हम अपडेट का ही यूज करेंगे। इन अ रिलेशन स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड इज कॉल्ड। ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू इज कॉल्ड, ये डोमेन्स होता है। ईच टपल्स इज डिवाइडेड इनटू फील्ड इज कॉल्ड डोमेन्स, यानी टपल्स यानी रो की बात की जा रही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड है। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज कॉल्ड है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DML। इसका राइट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन दैट कमांड। अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को ही हमें डिलीट करना है तो कौन सा यूज होगा? तो यहाँ पर भी हम अल्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे ऊपर भी एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड न्यू एट्रीब्यूट इन द एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं, न्यू एट्रीब्यूट इन द एग्जिस्टिंग रिलेशन स्कीमा। अगर हमको न्यू एट्रीब्यूट को ऐड करना है वो भी कॉलम में, तब हम कौन सा यूज करेंगे? तो ऐड यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप कहोगे ऐड तो इसमें था नहीं, तो ऐड यहाँ पे आपको आगे आप जैसे जैसे उन चारों के डिटेल में जाओगे, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे अगर आप डिटेल में जाओगे तो इन चारों के क्रिएट के अंदर आपको काफ़ी सारे कमांड मिलेंगे, अल्टर के अंदर काफ़ी सारे मिलेंगे, ड्रॉप के अंदर, रीनेम के अंदर, इसी तरह सबके अंदर कुछ सब कमांड है। तो वहीं पे यहाँ पे सब कमांड एक ऐड है। तो जब हम न्यू एट्रीब्यूट कॉलम को अगर हमको ऐड करना होगा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप तो हम ऐड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन SQL विच कमांड इज यूज टू ऐड कॉलम लाइन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट टू द टेबल। ये हो जाएगा ऐड कॉलम। यहाँ पर भी ऊपर भी ऐड कॉलम ही था, यहाँ पर भी ऐड कॉलम ही है, तो यहाँ पे ऐड कॉलम आ जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 50वां क्वेश्चन है इन SQL विच कमांड इज यूज टू चेंज अ टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो जाएगा टेबल्स कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमको चेंज करना है, टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पे हम अल्टर का यूज करेंगे, अल्टर टेबल। अल्टर कौन सा कमांड है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे अल्टर कमांड है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अब तक आपको 50 क्वेश्चन करा दिया है। तो मैं वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पार्ट इसका और लाऊं, मैं उसमें ये DBMS का जो भी SQL का जो MCQ है मैं इसको पूरा ख़त्म ही कर दूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें, ताकि और आपके कोई सुझाव है तो वो खुल के आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को वॉच जरूर कर रहे हैं, बट वीडियो का लाइक उस तरह से नहीं आ रहा है जैसा कि होना चाहिए था। चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोग का लाइक जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि इस तरह के वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड आते रहें। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे बहुत कम ही ऐसे चैनल हैं जो कंप्यूटर को लेके डेडिकेटेड वीडियो सही से बना रहे हैं। बाकी लोग मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह का कंटेंट डिलीवर होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि MCQ उस लेवल का कराऊँ जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से दिखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग MCQ सीरीज करा रहे हैं, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ वो क्वेश्चन जो CGL में और जो बाकी के एग्जामों में जो 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिल जाते हैं बेसिक से, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन उतने जरूरी नहीं है जितना कि ये सब जरूरी है। वो क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लोगे अगर आप कंप्यूटर से BCA कर रखा है, BTech कर रखा है, लेकिन आपको जो कंप्यूटर का जो कोर एरिया है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, और जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सब पार्ट को आपको MCQ करना, कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी आपको बुक रीडिंग करना ही जरूरी है, बस आप MCQ के भरोसे ही नहीं रह सकते, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होना चाहिए। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट कराता चलूँ जितना हो सकता है।
बाकी आपको खुद से भी एफर्ट डालना होगा, तभी आप एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एग्जाम में कैसे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे क्या आपको टॉपिक को कवर करना है, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। आप चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओ या फिर वीडियो में जाओ या फिर इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तो वहाँ पे आप जाके वो सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अभी तक आप अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम वो सब इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।